नमस्कार, कुरुक्षेत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन नारा। हिंदुस्तान आज अपने जवानों की शहादत से गुस्से में है। आतंकियों पर फाइनल स्ट्राइक जारी है। 65 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। हर पल हिंदुस्तानी जवानों की शहादत का बदले लेने की मांग बढ़ती जा रही है। भारत सरकार की घोषित नीति है कि बातचीत और बुलेट एक साथ नहीं चल सकती। इसके बावजूद चंद सियासी चेहरे आज भी ऐसे हैं जो इस वक्त बातचीत की वकालत कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला हों या कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज, ऐसे वक्त में भी ये पाकिस्तान से बदला नहीं, दोस्ती की वकालत कर रहे हैं। पाकिस्तान की हिमाकत ऐसी है कि उसे घर में घुसकर मारने का समय है, लेकिन अब्दुल्ला और सोज दोस्ती, बातचीत और संबंध सुधारने की दुहाई देने में लगे हैं। ऐसे में पाकिस्तान प्रेमियों पर बीजेपी ने बड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने 2 टूक कह दिया है, टेरर एंड टॉक्स कांट गो अलोंग, यानी बुलेट और बातचीत साथ नहीं हो सकते। यानी हिंदुस्तान का विजन क्लियर है। पाकिस्तान को हमारे जवानों की शहादत पर बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ऐसी क्या मजबूरी है जो हर बार पाकिस्तान के लिए दिल में बेचैनी नजर आती है। क्या इस सोच को अब बदलने का वक्त आ गया है? आज हिंदुस्तान का सेंटिमेंट क्या है? ऐसे ही तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कुछ बड़े बयान जो कह रहे हैं कि बातचीत करो। मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और खुद से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी 2 मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है, और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ यह फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना जरूरी है। यू कांट चेंज नेबर्स। पाकिस्तान हमसाया है, वहीं रहेगा। इसलिए हिंदुस्तान चूंकि बड़ा मुल्क है, हुकूमत हिंद को इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पाकिस्तान के साथ एक नया चैप्टर खोलें। आलमी बरादरी भी उसमें सपोर्ट करेगी। हिंदुस्तान का मर्तबा नहीं गिर जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की जो मरकजी हुकूमत है उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए। चूंकि नेबरहुड को चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए पाकिस्तान से बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए। मेरा अपना विश्वास है हिंदुस्तान को इनिशिएटिव लेना चाहिए। ये दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। ऐसे माहौल में बातचीत होगी जो हालात बने हुए बातचीत तो इसी माहौल में होनी चाहिए शुरू। आप सोच के देखिए, ये कांग्रेस की सोच है। ये कांग्रेस की सोच है। सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर पहले अपने किताब में कश्मीर को लेकर प्लेबिसाइट होना चाहिए, कश्मीर अलग होना चाहिए, इस प्रकार के बयान भी दिए हैं। उन्होंने आज कहा है कि आतंकवादी के मन के अंदर, आतंकवादी के दिमाग में क्या चल रहा है, हिंदुस्तान का यह फर्ज है कि हिंदुस्तान ये जाने। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहती है कांग्रेस, और आतंकवादी के मन को पढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए, इस बयान की हम निंदा करते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला और बाकी नेताओं का सवाल है, उन्होंने भी पाकिस्तान से बातचीत की पेशकश की है। मुझे दुख केवल इस बात का है कि हजारों बार हिंदुस्तान ने कहा है टॉक्स एंड टेरर कैन नेवर मूव टुगेदर। उसके बावजूद जब शहादत चल रही हो, जब वीर जवानों की अंतिम यात्रा चल रही हो, उस समय इस प्रकार की, मैं कहूंगा, इस प्रकार के स्टेटमेंट कहे जाएं, ये न केवल अनुचित है अपितु ये दुखद है। हिंदुस्तान इसका जवाब देगा। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। आलोक जी, सीधा सवाल, इंडिया अलायंस बातचीत चाहता है या बदला? देखिए, मैं समझता हूं ये निर्णय तो करना सरकार का काम है, और सरकार अगर बदला लेना चाहती है तो किसी ने सरकार, कोई विपक्ष या कोई इंडिया अलायंस रोक तो सकता नहीं है। मुझे लगता है अपने फेलियर को सरकार, अपनी इंटेलिजेंस के फेलियर को और तमाम चीज़ों के फेलियर्स को उठाकर विपक्ष के ऊपर डालना चाहती है। दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 7-8 वर्षों से हम देख रहे हैं लगातार, जम्मू कश्मीर हो या पाकिस्तान, इनकी कोई पॉलिसी ही नहीं है।
आप 4.5 साल हो गए लगभग, आपने जिस तरह से धारा 370 हटाने के लिए झूठ बोला देश के सामने, उसके बाद 4 साल से आप चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे हैं? आज हालत ये है कि जब भी कोई चीज़ इस तरह की घटना होती है, विपक्ष के 2 बयान पकड़कर और पूरी सरकार अपना कवर ओढ़कर बैठ जाती है। कांग्रेस पार्टी सबसे पहले तो जो शहादत हुई है उसको नमन करना चाहती है, और उसके बाद हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर था, ये किस वजह से ये घटना घटी है, क्यों ऐसा हुआ है? आप तो कहते थे कि आपने सब कुछ ठीक कर दिया है, अगर ठीक हो गया है तो फिर 4 वर्षों से वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? किस तरह की बातचीत की बात आप कर रहे हैं? अभी बीजेपी के प्रवक्ता महोदय को मैं सुन रहा था, बातचीत किसने नहीं की? क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बातचीत नहीं की? क्या मोदी जी ने बातचीत नहीं की? क्या तमाम जो अलगाववादी थे उनको यहाँ पर 7 रेस कोर्स पर बुलाकर वहाँ पर बातचीत नहीं की गई? सभी कुछ तो हुआ, बिना बुलाए तो लोग पाकिस्तान भी पहुँच गए। लेकिन विपक्ष के ऊपर ठीकरा फोड़ देना ठीक नहीं है। हम तो जानना चाहते हैं कि पठानकोट में ISI जांच भी क्या विपक्ष ने बुलाई थी? क्या ISI आकर जांच करेगी पठानकोट के अंदर? क्या विपक्ष ने ही सरकार बनाई थी महबूबा मुफ्ती के साथ? जिस महबूबा मुफ्ती के मंच पर जिस दिन शपथ ग्रहण था उस समय पर यह कहा गया कि पाकिस्तान की वजह से शांतिपूर्ण चुनाव हो गए, और मोदी जी उस मंच पर बैठे हुए थे। जब महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके बाद भी 6 महीने तक सरकार चलती रही, वो भी विपक्ष के कहने पर चलती रही। हम सीधा सीधा सवाल पूछना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर पर और पाकिस्तान पर आपकी नीति क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी जी भी गए, आडवाणी जी भी गए वहां पर, और किस तरह से मोदी जी तो बिना बुलाए वहां पर चले गए। तो जब इतनी चीजें हो रही हैं तो सरकार बताए कि आपकी नीति क्या है। हमारे जवान अगर शहीद हो रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेवारी किसकी है? क्या विपक्ष की जिम्मेवारी है? विपक्ष की जिम्मेवारी सवाल उठाना है। सवाल उठाएंगे हम, शहादत पर भी सवाल नहीं उठाएंगे तो किस चीज पर सवाल उठाएंगे? और मोदी साहब से हम तो पूछना चाहते हैं कि आपका तो नारा ही था, मर जवान मर किसान। शायद ये नारा 2014 से पहले मीडिया में बहुत गूंजता था, लेकिन आज किसी मीडिया चैनल पर नहीं सुनाई दिया कि मोदी जी का ही नारा था ये। तो आज मर जब जवान होगा तो मोदी जी या उनकी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे सवाल पूछेंगे? सुधांशु जी, कांग्रेस सीधे पूछ रही है, बदला लेंगे या बातचीत करेंगे? और बातचीत की वकालत कांग्रेस के कुछ नेता करते हुए सुनाई दे रहे हैं। सरकार की तरफ से इस आतंकी हमले का जवाब क्या होगा? देखिए, सैफुद्दीन सोज साहब जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सर्वोच्च नेता रह चुके हैं। अपनी किताब में लिख चुके हैं कि कश्मीर को अलग कर दिया जाए, जिसके लिए कांग्रेस कह देती है उनका निजी बयान है। कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर्स 7 साल तक अफजल को फांसी नहीं हुई, आके दिल्ली में कहते थे कि साहब कश्मीर घाटी में आग लग जाएगी, कहते वो उनका पर्सनल बयान है। जो बात कही गई वो किस लिए, याद बताइए? शशि थरूर, मणिशंकर अय्यर आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे, जो कहते हैं कि अफजल के साथ अच्छा नहीं हुआ, इनजस्टिस हो गई, वो हालात का मारा था। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आतंकवाद को लेकर आपकी नीति क्या रहती थी। हाँ, जहां तक आपने बात कही, हमारी नीति तो बहुत साफ है। अभी देखिए, सैफुद्दीन सोज एक और बात बोले थे कि भारत सरकार का फर्ज है कि वो पता करे कि आतंकवादियों के मन में क्या चल रहा है। तो इसे पता करने की बहुत जरूरत नहीं है। ये लोग कहते रहते हैं कश्मीर की बात है, कश्मीरियत की लड़ाई है। याद करिए, जाकिर मूसा था ना, जाकिर मूसा का वो स्टेटमेंट याद करिए, बहुत साफ कहा था, कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं, ये इस्लामिक खलीफत की लड़ाई है। उसके बाद एकदम शांति, इट वॉज ऑलवेज क्वाइट ऑन द सेकुलर फ्रंट, कोई कुछ नहीं बोला, सब कुछ शांति रही। वो तो पता है कि दिमाग में क्या है। हाँ, हमने क्या किया हमारे आने से पहले, अभी आपने महबूबा मुफ्ती जी का जिक्र किया तो मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी के सामने नहीं बोला था लोग जी, उन्होंने तब बोला था जब 2019 में धारा 370 खत्म हो गई, तो उनका कॉन्टेक्स्ट ये था, उन्होंने सेंटेंस बोला, हमारा एक झंडा हुआ है करता था, यानी जो पहले कश्मीर का झंडा होता था, वो आईन ने हमें दिया था, यानी संविधान ने हमें दिया था, वो हमसे छीन लिया गया है। अब हालात ये होगा कि तिरंगे को कंधा दिखाने वाला नहीं मिलेगा। तो आपने देखा 26 जनवरी और 15 अगस्त को डल लेक पे तिरंगे की पूरी कतार आपने देखी। और ये लोग जो कश्मीर की बात करते थे, उस झंडे की बात पूछिए, कश्मीर में जितने भी आपने आंदोलन और रिएक्शन देखे, कभी वो कश्मीर का जो तथाकथित झंडा जो अब भूतकाल की पार्ट हो गया, किसी ने कभी देखा नहीं। झंडा किसका देखा? ISIS का। झंडा किसका देखा? पाकिस्तान का। और बात करते हैं कि साहब कश्मीरियत की समझने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, आपने जो कहा, हमारी सरकार इस पर पूरी तरह संवेदनशील है और हम कार्रवाई करके दिखाते हैं, और वो हम पहले दिन से कर रहे थे। जब हमारी PDP के साथ सरकार थी, इसके बावजूद
हुर्रियत के नेताओं से हमने बात नहीं की, ना उनको पाकिस्तान से बात करने दी। हुर्रियत के नेता आपकी सरकार के जमाने में आते थे, रेड कारपेट वेलकम के साथ दामाद की तरह उनका स्वागत होता था। हमारी सरकार के समय में एनआईए के मुकदमे में, ईडी के मुकदमे में आते हैं। आपकी सरकार के जमाने में आप लोग ये कहते थे कि 26/11 का हमला होता है नवंबर 2008 में, और 8-9 महीने के बाद जुलाई 2009 में शर्म अल शेख में डिक्लेरेशन होता है। वही बात जो सैफुद्दीन सोज अभी करे, तो क्या कहती है मनमोहन सिंह सरकार? शांति वार्ता आतंकवाद से प्रभावित नहीं होगी। मोदी जी ने आके कहा आतंकवाद और वार्ता साथ साथ नहीं होगी, और वो सब बातें तो पुरानी हो गई जनाब। अब तो G20 हो गया श्रीनगर में। बताइए, एक जमाने में, और मैं तो कहूंगा आलोक जी से, याद करिए वो जो तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा थी, उसके समापन के समय आपके प्रथम परिवार के दोनों भैया बहन कितने शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक दूसरे पे बर्फ के गोले फेंक रहे थे। वो वीडियो क्लिप लोगों को याद होगा। ये वही कश्मीर है जहां ISIS के झंडों के साथ हथगोले फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे। जुमे की नमाज के बाद कोई भी भीड़ निकलती थी और इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे किसी व्यक्ति का कत्ल कर देती थी, और फिर उसके बाद उन लोगों के नमाजे जनाजा में लाखों की भीड़ निकलती थी। अब अंतर यह हो गया, आप किसी आतंकवादी के आपने नमाजे जनाजा में भीड़ नहीं देखी होगी। अब शहीद हुए सैनिकों के साथ लोग आके खड़े होते हैं। बदलाव ये आया है जम्मू कश्मीर में। इन्वेस्टमेंट 78,000 करोड़ रुपए के आसपास के इन्वेस्टमेंट आए हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है पिछले 1 वर्ष में। तो मैं ये मानता हूं कि एक जमीन आसमान का अंतर है। बस एक अंतर और कर दीजिए, एक बार आतंकवादियों को लग जाए कि हमें किसी भी प्रकार का कोई मॉरल या पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो मुझे लगता है फिर बराबर से दवाई हो जाएगी। जैसा दुनिया के हर देश में होता है, पक्ष हो या प्रतिपक्ष, आतंकवाद पे स्थिति साफ रहती, वैसे ही हमें करना चाहिए। आलोक शर्मा जी, एक बार उनको एहसास हो गया कि जब तक उन्हें लगेगा कि श्रीनगर से दिल्ली तक कवर फायर देने के लिए लोग बैठे, तब तक मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट देने का आरोप सीधे आप पर लगाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आज भी 10 साल सरकार चलाने के बाद भी जो सरकार आतंकवाद को कंट्रोल नहीं कर पाई है, विपक्ष पर ठीकरा फोड़ती है, तो वो प्रूव करती है कि वो पूरी तरह से सरकार इस काम में निकम्मी सरकार रही है। वहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। और अभी 10 साल पुरानी बातें आप उठा रहे हैं, जनाजों की बात करते हैं। बुरहान वानी के जनाजे में 1 लाख लोग थे, और बुरहान वानी के भाई को नौकरी आप ही की सरकार ने पेशकश की थी, और 4 लाख रुपए की भी बात की गई थी, हमारी सरकार ने नहीं। जब मीडिया में आ गई बात, और बुरहान वानी के जनाजे के बाद जो नारे लगे थे वो पूरे देश ने देखे थे। जहाँ तक बात ISIS की है, आज मैं जानना चाहता हूँ कि जो आज वर्तमान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उस समय पर गृह मंत्री हुआ करते थे 2015 के करीब, उनका एक बयान था कि हमारे पूरे देश में कहीं पर ISIS नहीं है। ISIS के झंडे अगर श्रीनगर में आए तो इस सरकार के आने के बाद आए। मैं चैलेंज करता हूं कि 2014 से पहले ISIS का आप एक भी झंडा जम्मू कश्मीर में दिखा दीजिए। तो इसके बाद हुआ है एक जगह केरल में कहीं पर, और यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर। आपकी फेलियर रही है। आप अभी भी कब तक देश के गुमराह करने के लिए आप पिछली सरकारों को कोसते रहेंगे? 10,000 पत्थरबाज छोड़े थे आप लोगों ने, और ये कहा था कि ये भी जो है पूरी तरह से मास्टर स्ट्रोक है। उसके बाद आपने क्या कहा कि पाकिस्तान आकर जांच करेगा, ISI यहां पर जांच करेगा। हम कह रहे हैं सारी गलतियां हमारी रही। हम जानना चाहते हैं कि क्या जो जिस समय पर मुठभेड़ चल रही थी और मोदी जी के ऊपर पुष्प वर्षा हो रही थी, इससे असंवेदनशीलता कोई चीज इससे बड़ी हो सकती है? मुझे नहीं लगता कि इससे बढ़कर कोई भी असंवेदनशीलता हो सकती है। इस सवाल पर जवाब लेंगे आलोक शर्मा जी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि जो दोनों बयान हैं, 2 दिन पुरानी घटना से क्या लेना देना है? उरी और पुंछ में जो घटनाएं हुई, पुलवामा में जो घटनाएं हुई, क्या वो भी हमारी वजह से हुई थी? क्या वो उसमें इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? पुलवामा के शहीदों को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला, क्या वो भी हमारी वजह से हुआ था? मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, 2014 में वैली के अंदर 69% वोटिंग हुई थी, और आज कितनी हुई है? 2019 में 6% वोटिंग हुई है। तो आप बता दीजिए कि शांति 2014 में ज्यादा थी या 2019 में ज्यादा थी? आलोक जी, इस सवाल का जवाब लेंगे। एक सवाल मेरे मन में यह था कि इंडिया अलायंस का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? बातचीत होनी चाहिए या बदला? मांग तो करेंगे ना आप सरकार से कुछ? वीरांगना की मां साफ साफ कह रही है कि मैंने तो बेटा सौंप दिया था, लेकिन जैकेट अगर नीचे तक की होती तो शायद वो सब के सब बच जाते। इंटेलिजेंस फेलियर था। उसके बाद पूरी तरह से वहां पर उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशन, खासतौर पर जैकेट नहीं दी गई थी।
क्या ये भी 10 साल पुरानी सरकार ने किया था? आपकी कोई नीति नहीं रही है। आप 9 बार नवाज शरीफ से मिले थे, देश के प्रधानमंत्री। हमारी तरफ से कोई नहीं गया जम्मू कश्मीर या वहां पर मिलने के लिए। पूरी तरह से हमने जो है आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए काम किया था। सुधांशु जी, हेलो। आप पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब यह एनकाउंटर चल रहा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्पों की वर्षा हो रही थी और ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है। देखिए, जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर की बात करते हैं, पहले तो मैं बता दूं, जब इंटेलिजेंस ये कहती है कि रोहिंग्या मुस्लिम देश के लिए खतरा है तो ये छाती पीटने लगते हैं। और एक नहीं, 4 देशों की इंटेलिजेंस कहती है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड। तब तो हल्ला मचाने लगते हैं। जब इंटेलिजेंस की एजेंसीज किसी को पकड़ती हैं तो कहती दुरुपयोग है। मगर मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि भारत सरकार आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मान्यवर, 2014 से पहले का सीन सिर्फ कश्मीर नहीं था। कहां धमाके नहीं थे? चंडीगढ़, जयपुर, नागपुर, सूरत, लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, गुवाहाटी, पुणे, कहां धमाके नहीं हो रहे थे? दिल्ली में 2-2 बार आतंकवादी हमले हुए, मुंबई का इतना भयानक हमला हुआ। अब बताइए, और इतना नहीं, चलती ट्रेन में धमाका हो जाता था, चलती बस में धमाका होता था। याद करिए, पार्कों में लिखा रहता था, बस अड्डे पे, रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता था, कोई संदिग्ध वस्तु मिली है तो छुइएगा नहीं, उसमें बम हो सकता है। पूरे देश में इतना बड़ा बदलाव आपको नजर नहीं आ रहा। अब वो दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों में आकर सिमट गया है, इतना बड़ा बदलाव नहीं आ रहा। और उसके बाद क्या हुआ? आप जो बात कह रहे हैं, उरी हुआ, बालाकोट हुआ, तो उसके बाद भारत ने करके क्या दिखाया? भारत ने करके यह दिखाया, मैं नहीं बोल रहा हूं, पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में वो वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो तत्कालीन विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी साहब को कोट करते हुए कह रहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, आर्मी चीफ आए और उन्होंने कहा, आर्मी चीफ की टांग कांप रही थी, पांव कांप रहे थे, और उन्होंने कहा, खुदा का वास्ता है अभिनंदन को शाम तक वापस कर दो वरना इंडिया अटैक कर देगा। ये डायलॉग तो साहब 71 में भी सुनने को नहीं मिला था। इमरान खान ने नेशनल असेंबली में कहा कि जो कुछ बालाकोट में इन्होंने किया उससे कुछ ज्यादा खौफनाक हम करने जा रहे हैं। और फवाद चौधरी जो उस समय मिनिस्टर थे और जो अब तो हट गए, इमरान खान की सरकार में थे, उसने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बोला है कि हमने जो है इनको उरी में घुसकर और हमने पुलवामा में घुस के मारा है। मतलब साफ साफ पाकिस्तान का मिनिस्टर पाकिस्तान की संसद में कह रहा है कि पुलवामा उन्होंने किया और उसके बाद ये लोग लेके अनाप शराब बातें कर रहे थे। यही कवर फायर होता है। तो हमने पाकिस्तान को, और जैसे अभी सैफुद्दीन सोज साहब एक बात बोल रहे थे ना, वो पड़ोसी है, पड़ोसी तो बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल सच है। हमने ईमानदारी से वो धर्म निभाने का प्रयास किया। अटल जी के समय में हमने कहा कि दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं, पर मोदी जी ने आके उस चीज को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा ठीक है, पड़ोसी को बदल नहीं सकते पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। तो सैफुद्दीन सोज साहब को समझना चाहिए, अब मोदी जी ने आपकी ही बात को आगे पढ़ के बात किया है। पड़ोसी बदल नहीं सकते, पड़ोसी को हैसियत पे रख सकते। अन्यथा मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, हमारी सरकार आने से पहले केवल अटल जी का दौर छोड़ दें, दुनिया में कहीं लड़ाई होती है, मोहल्ले की लड़ाई हो या दुनिया की लड़ाई हो, हमेशा छोटा और कमजोर कहता है कि बड़ा और ताकतवर हमको सता रहा है। पर यहां 67 साल हमारी सरकार आने से पहले, उनमें से 60 साल तक हम बड़े थे और ताकतवर थे और हम कहते थे छोटा और कमजोर हमें सता रहा है। ये थी हमारी विदेश नीति। आलोक शर्मा जी, सुधांशु त्रिवेदी जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि आप आता था इंडिया अलायंस के तौर पर कवर फायर दे रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या आतंकवाद जैसे मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति पर सभी पार्टियां इकट्ठी नहीं हो सकती? क्यों बातचीत की बात जब देश में सेंटिमेंट बदले का है? देखिए, मुझे लगता है बातचीत तो इस सरकार करती ही आ रही है। क्या अलगाववादियों से इस सरकार ने बातचीत नहीं की? क्या अलगाववादियों से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बातचीत नहीं की? क्या पाकिस्तान से बातचीत नहीं की इन्होंने? क्या 7 रेस कोर्स पे अभी 6 महीने 8 महीने पहले सबके साथ फोटोशूट नहीं हुआ था? क्या उसमें अलगाववादी नहीं थे? क्या अलगाववादी या टेररिस्टों की या क्रिमिनल की साइकोलॉजी को स्टडी करने का पहला काम है क्या? टेररिस्टों की साइकोलॉजी को स्टडी करने का, क्रिमिनल की साइकोलॉजी को स्टडी करने का काम पुलिस का और आर्मी का पढ़ाया जाता है उनको। मैं समझता हूं आज भी 10 साल सरकार होने के बाद 1 महीने में 2 बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, उसके बाद भी विपक्ष जिम्मेदार है। गजब कर रहे हैं भाई आप लोग।
मतलब आज भी आप कहते हैं कि विपक्ष की वजह से ऐसा हो गया। मैं समझता हूं कि पूरी तरह से सरकार फेल है। भ्रष्टाचार में जम्मू कश्मीर की सरकार डूबी हुई है। और ये सतपाल मलिक जी की तमाम चीजें सुन लीजिए। और अभी जल जीवन मिशन में 13,000 करोड़ का घोटाला इन्हीं की सरकार के एक IAS अधिकारी ने उठाया और पूरे दम से उठाया, लेकिन पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। राम माधव पर और तमाम लोगों पर क्या क्या आरोप लगे थे वो भी देखे थे। अगर इतनी अच्छी हालात हो गए हैं वहां पर, वहां तो पता नहीं गंगा बह रही है हर चीज की, सब कुछ सकारात्मक हो रहा है। अरे भाई, सब कुछ सकारात्मक हो रहा है तो 4 साल से चुनाव क्यों नहीं हुए? सुप्रीम कोर्ट की फटकार ये केंद्र सरकार क्यों सहन कर रही है? आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट आपके बार-बार इन पूछ रहा है सवालों कि पर जवाब जम्मू हम कश्मीर का बीजेपी से राज्य ले का दर्जा लेंगे। कब मिलेगा? मेरे मन में एक सवाल आ रहा था, क्या इस वक्त में बातचीत की वकालत जायज है? आपने इस पे कुछ नहीं कहा, इनकी नाकामियों पे इनसे सवाल ले लेंगे, लेकिन क्या बातचीत की वकालत और ये दोनों बयान इंडिया अलायंस के ऑफिशियल बयान माने जाएं? नहीं, बिल्कुल भी ऑफिशियल अलायंस के ऑफिशियल बयान नहीं है। और बातचीत करना नहीं करना कोई व्यक्ति या कोई अलायंस नहीं तय कर सकता। बातचीत करनी है कि नहीं करनी है वो केंद्र सरकार तय करती है, विदेश नीति तय करती है। और हम एज ए कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन के तौर पर किसी तरह की बातचीत नहीं होनी चाहिए और हमने बातचीत नहीं की। बातचीत के भी सारे सिलसिले, सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़े हैं, चाहे वो अटल जी रहे हों, चाहे आडवाणी जी रहे हों, चाहे मोदी जी रहे हों। सब वहां पर बिना बुलाए, और जिस तरह से कोई बस में बैठ कर गया, कोई ट्रेन में बैठ कर गया, कोई हवाई जहाज में उड़ कर गया, इन्होंने ही बातचीत की है। हमारे यहां से 1990 के बाद कांग्रेस पार्टी का कोई भी शासनाध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, कोई नहीं गया वहां पर। इनके गृह मंत्री भी गए, इनके प्रधानमंत्री भी गए, उप प्रधानमंत्री भी गए और फिर पुनः प्रधानमंत्री भी गए। तो बातचीत का आज विरोध करने वाले लोग पहले अपने गिरेबान में झांके। हम ऑफिशियली कहते हैं बातचीत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर जवानों की शहादत हुई है तो उसकी जिम्मेवारी सरकार को लेनी होगी। केवल विपक्ष को कोसने से काम नहीं चलेगा। अगर आज आप केवल ये देखें कितने इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं, 3600 से ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से। हमने तो पूरी कटीली तार भी लगाई, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। क्या वहां पर इन्फिल्ट्रेशन कम नहीं हुई? मुझे लगता है कि कटीली तार का काम भी इसी सरकार ने बंद किया और जम्मू कश्मीर की नीति को इन्होंने हिंदू मुस्लिम की नीति बनाकर छोड़ दिया, इसीलिए असफल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं NIA की जांच चल रही है, फलानी जांच चल रही है। मुझे केवल 2 लोग बता दीजिए जो कन्विक्ट हो गए। आपने तो तमाम आतंकवादियों के ऊपर वो धाराएं लगाई कि 10 दिन में वो PDP के दबाव में आप लोगों ने 10 दिन में उनकी जमानतें हो गई। लेकिन आप केवल ये बता दीजिए 1 महीने में 2 घटनाएं हुई हैं, क्या इसके लिए भी विपक्ष जिम्मेदार है? क्या आप बार बार विपक्ष को कोसकर और इस पूरी सिचुएशन को हिंदू मुसलमान बनाकर और आप कहें कि 70 साल से 90 साल से ये चल रहा था? ऐसा नहीं है। 88 के बाद वहां पर हालात खराब हुए और 90 में जब कश्मीरी पंडितों के साथ दुराचार हुआ तब भी आप ही की समर्थित सरकार थी वहां पर। आप हमेशा से कहते रहे कि 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को लूट लिया। अटल जी की सरकार आई तो फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे दोनों केंद्र में मंत्री बने। दूसरी बार जब मौका मिला तो दूसरा परिवार महबूबा मुफ्ती का और मुफ्ती साहिबा का, उसके साथ सरकार आपने बनाई। आलोक शर्मा जी ने एक लंबी लिस्ट गिनाई है और कहा है कि इंडिया अलायंस बातचीत के खिलाफ है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो सुधांशु त्रिवेदी जी से इन सब पर जवाब लेंगे। देखते रहिए कुरुक्षेत्र। आतंकवाद का बदला क्या, बातचीत या बुलेट, इसी पर बहस हो रही है। बहस पे पहले हिस्से में सुधांशु त्रिवेदी या कहें कि बीजेपी पर आलोक शर्मा ने लगातार हमले किए। कांग्रेस की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो बातचीत के पक्ष में नहीं है। सुधांशु जी, आपके नेताओं के नाम गिनाते हुए कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री से लेकर उप प्रधानमंत्री और मोदी जी तक पाकिस्तान से बात करने के लिए गए और उसी का नतीजा यह है कि आज कश्मीर एक फेल्ड पॉलिसी के तहत आज इस स्थिति में है। देखिए, हमने ईमानदारी से वह कार्य किया कि पहले बात करने का प्रयास किया और फिर जब यह तय हो गया कि ये बात करने से मानने वाले नहीं हैं तो मैं आगे की बात नहीं बोलना चाहता हूं। मुझे कहावत होती है ना कि कुछ लोग बातों से नहीं मानते, तो फिर दूसरा वाला कार्य किया। हम याद दिलाना चाहते हैं
एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने वालों सुनो, एक भी शहीद हुआ जवान नहीं भूले हैं, और दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। तो हमने तो वो करके दिखाया, सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हमने किया, और आज तक 9 साल में हमने एक बार भी पाकिस्तान के साथ औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग कभी नहीं किया। यह भारत के इतिहास में 76 साल में एकमात्र 9 साल हैं जब देयर इज नो ऑफिशियल डायलॉग, ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग विद पाकिस्तान। यह हमारा क्लियर स्टैंड है, क्योंकि हमने कहा था टेरर एंड टॉक्स कांट गो टुगेदर। तो हमने उसको साफ करके दिखाया कि हम साहब नहीं करते। इन्होंने कहा गए थे, अरे आपके नेता भी तो गए थे, सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर दोनों बड़े सीनियर नेता थे, और कितने गए गुजरे तरीके से गए थे कि जाके वहां कहे थे मोदी को हटाओ, और आपको जाने की क्या जरूरत है, बैठे बैठे यहां से काम कर रहे हैं। भाई इमरान खान का बयान याद करिए, नेशनल असेंबली में इमरान खान बोलते हैं कि ये मोदी की सरकार जब से आई है इससे ज्यादा तो एंटी पाकिस्तान गवर्नमेंट आज तक नहीं आई। और सुनिए, इनके नेता नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पब्लिक रैली में बोलते हैं जब तक आप लोग नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान से हालात नहीं सुधरेंगे। और तो और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में जो अपना सबमिशन देता है उसमें राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट कोट करता है। और मैं दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, पाकिस्तान की सीनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है 2016, जिसमें बहुत साफ साफ ये लिखा हुआ है कि भारत के अंदर बीजेपी, आरएसएस और इन लोगों से खतरा है और इन लोगों को लेट डाउन करना। और तो मैं कहूंगा जाके चेक कर लीजिए, हाफिज सईद का वो इंटरव्यू अवेलेबल है जिसमें वो कह रहा है सिर्फ इंडिया में बीजेपी जैसे बुरे लोग नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहा है, कई पत्रकारों का नाम ले रहा है कि साहब उनके जैसे लोग भी हैं। अरे आपके तो साहब कारनामे इतने जबरदस्त हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जाके झप्पी लिए थे किसकी, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष की। एक सांसद वो था और दूसरा इनका सांसद संदीप दीक्षित कहे थे भारत के सेनाध्यक्षों सड़क छाप गुंडा। इतना बड़ा वेरिएशन कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष को गले लगाना और यहां को कहना। और मैं दूसरी बात फेल्ड पॉलिसी की बात करता हूं। हमारी सरकार आने से पहले जब भी कश्मीर का मुद्दा आता था तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में हमारी पोजीशन क्या होती थी, केवल एक सोवियत संघ हमारे साथ खड़ा होता था, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे खिलाफ। आज स्थिति क्या है, जब यह विषय आता है तो केवल एक चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, बाकी लगभग पूरी दुनिया हमारे साथ। बताइए, धारा 370 को लेकर चाइना और सर केवल खड़े हो गए, कुछ नहीं करवा पाए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में जो इनके जमाने में हमेशा धड़ाधड़ प्रस्ताव पारित करता था, सुषमा स्वराज जी 2019 में जाके पहली बार भारत को बुलाया गया और बोल के चली आई। अब ये बताइए, इसके बाद ये कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी फेल्ड है। और मैंने कुल मिला के बताया, दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, इस कश्मीर घाटी में 10 साल ऐसे रहे हैं जब 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन भी गवर्नर भी लाल चौक पे झंडा नहीं फहरा सकता था। वो थे 1988, राजीव गांधी जी की सरकार से 1998, 26 जनवरी 98 को पहली बार झंडा फहराया। ये वही दौर था जब हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी 26 जनवरी 92 को गए थे और उसका संयोजक वर्तमान प्रधानमंत्री युवा नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे, और तब जाके जान पे खेल के झंडा फहराया था। आपके राज्यपाल की हैसियत नहीं थी कि झंडा फहरा दे। उस दौर में से हमने निकाला। और कुल मिला के सारी बात यह रही, एक बार दुनिया में सारे देशों में आतंकवाद को लेकर किंतु परंतु नहीं होता है, मगर हमारे यहां होता है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की सब मांगने लगे, जी साहब वो सबूत दीजिए, फलाना करिए, ये करिए। और इनके नेता संजय निरुपम सर्जिकल स्ट्राइक बोलने लगे और केजरीवाल INDI के नेता पता नहीं क्या बोलने लगे। मैं बताना चाहता हूं, अमन अल जवाहिरी को भी पिछले साल अमेरिका ने मारा। एक बताइए, कोई विपक्षी दल ने कहा हमें सबूत चाहिए। ओसामा बिन लादेन को मारा गया पाकिस्तान के एबटाबाद में। एक अमेरिका के किसी दल ने, अमेरिका के किसी इंटेलेक्चुअल ने, अमेरिका के किसी संस्था ने कहा हो कि उसकी लाश दिखाओ। यह अंतर होता है टेररिज्म को लेकर रिजॉल्व। कोई कवर फायर कहीं से नहीं मिलने वाला। जब उन्हें समझ में आ जाता है तो उनके सामने दंडवत होने के अलावा कुछ नहीं रहता है। और यहां तो हालात ये है, मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं लोगों को, शायद अब बहुत से लोग भूल जाते हैं, 2007 में हवाना में जाके कांग्रेस पार्टी ने अपने मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। गजब का काम किया था। मैंने जुलाई 2009 का शर्मल शेख में ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ भारत और पाकिस्तान का, सिर्फ 9 महीने बाद 26/11 के, उसमें बलूचिस्तान ज्वाइंट डिक्लेरेशन का हिस्सा। यानी हम ये मान रहे हैं कि बलूचिस्तान में हम इन्वॉल्व हैं।
उस पॉलिसी से इस पॉलिसी तक हम लाए हैं जिसमें आर्मी चीफ की टांगें कांपती हैं और वो कहता है कि शाम तक इंडिया अटैक कर देगा, मोदी अटैक कर देगा, इसलिए वापस कर दो। तो हम कितना बड़ा सफर तय करके लाए हैं ये साफ दिखाई पड़ रहा है। और आगे भी आश्वस्त रहिए, कश्मीर की जनता, कश्मीर की आलोक जी, सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, लेकिन आप सबूत मांगते हैं और आपके सिंपैथाइजर पाकिस्तान में हैं। इस तरह आपकी प्रोजेक्शन बीजेपी करती। देखिए, बीजेपी का काम है प्रोजेक्शन करना। जो लोग चाइना को क्लीन चिट देते हो देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर, मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। सोवियत संघ हमारा दोस्त था, लेकिन पिछले 9 साल में 2 बार पाकिस्तान के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की उसने। ये कह रहे हैं साहब ऑफिशियल टॉक आज तक नहीं हुई। अरे भाई, ऑफिशियल टॉक नहीं हुई तो मोदी जी क्या अनऑफिशियली वहां पर गए थे? किस लिए गए थे मोदी जी वहां पर? क्या उससे आतंकवादियों के हौसले कमजोर हुए थे या बुलंद हुए थे? मोदी जी ने तो वोट मांगने के चक्कर में कहा कि पहला प्रधानमंत्री हूं जो अपनी फौज के ऊपर भी FIR कर रहा हूं, और FIR की इन्होंने फौजियों के ऊपर। ये लोग हमें प्रवचन दे रहे हैं। लोकल टेररिज्म लगातार बढ़ रहा है। क्या नहीं बढ़ रहा है? सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट, क्या इस आर्मी ने पहले नहीं किए? क्या हमारे जांबाज सिपाहियों ने पहले फौजियों को वहां पर उनके आतंकियों को और फौजियों को नहीं मारा? लेकिन उनकी मार्केटिंग पहली बार हुई। पुलवामा हुआ, आज तक नहीं पता चला वो गाड़ी कौन सी थी, कौन मालिक था उसका, 350 किलो RDX कहां से आया। लेकिन 24 घंटे में मोदी जी वोट मांगने पहुंच गए राजस्थान में। कैसा भाइयों बहनों मित्रों, जो पहली बार के वोटर हैं वो पहली बार वोट दें, तो इन शहीदों के नाम पर मुझे वोट दे दीजिए। खुद शूटिंग करवा रहे थे। कल जब वहां पर हमारे जवान शहीद हो रहे थे तो मोदी जी अपने ऊपर फूल फेंकवा रहे थे। लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी हुए, लेकिन उसके ऊपर कभी इस तरह से ओछी और घिनौनी राजनीति नहीं हुई। आज एक शहीद की मां कह रही है रोते रोते कि भाई मेरे बेटे को अगर जैकेट प्रॉपर लंबी वाली होती और इंटेलिजेंस फेलियर नहीं होता, पहले सूचना होती, तो इस तरह से सारे जवान बच सकते थे। लेकिन उन सब चीज़ों को फैलाकर शर्म अल शेख पे और फलाने पे उस पे सब पे घुमा देंगे चीज़ों को। 1 महीने में 2 बार आतंकी घटनाएं होती हैं और आरोप आज भी विपक्ष पर लगा रहे हैं। अभी तक जितनी डिबेट्स होती थी टीवी पे, 2 जम्मू कश्मीर के मुस्लिम लड़कों को बैठा लिया जाता था और उनको खूब गालियां दी जाती थी और उसका पूरी क्लिपिंग्स जो है वहां पर चलती थी। ये सरकार तो पूरी तरह से असमर्थ रही है। और अगर इतना अच्छा काम हुआ है जैसा सुधांशु भाई बता रहे हैं, तो फिर 4 साल से चुनाव क्यों नहीं हो रहे वहां पर? 2014 में 69% लोकसभा में वैली के अंदर वोटिंग थी, 2019 में 6% थी। तो ऐसा क्या था भाई कि 60% वोटिंग परसेंटेज घट गया? और बार बार कहते हैं धारा 370, आर्टिकल 370 पे सुप्रीम कोर्ट में अभी 1 महीना सुनवाई हुई है। अगर आर्टिकल 370 आप लोगों ने हटा दिया तो जो 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं वो क्यों चल रहे हैं? केवल और केवल दोगली नीति, कपटी राष्ट्रवाद, इनका विपक्ष को कोसना, इसी के कारण जम्मू कश्मीर की यह हालत है। और जब जवान शहीद होते हैं तो विपक्ष को कोसना शुरू कर देते हैं। आलोक जी, 370 हटाने की वजह से ये हालात आप कह रहे हैं। आत्मावलोकन और समीक्षा नहीं करते। आलोक जी, ये बात क्लैरिटी चाह रहा था, 370 हटाने की वजह से हालात और खराब हुए हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं 370 हटी कहां है? कौन झूठा कहता है कि 370 हट गई? ऑर्डिनेंस को पढ़ें। ऑर्डिनेंस का पहला सेंटेंस लिखा है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। इस तरह के चेंजेस तो 36 हुए हैं पहले। प्रधानमंत्री होता था वो हटा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पंचायती राज, तमाम चीजें आई। लेकिन मार्केटिंग करने में, गंजों को कंघी बेचने में ये लोग मास्टर हैं। धारा 370 संविधान का हिस्सा आज भी है और उसके 1 महीने से डे टू डे बेसिस पे सुनवाई हुई है पिछले महीने। लेकिन झूठ बोलने में ये सरकार मास्टर है। केवल कोसना, दूसरों की आलोचना करना, यही धंधा रह गया इनका। सुधांशु जी, आलोक शर्मा तो सीधे कह रहे हैं 370 आज भी मौजूद है, हटी नहीं है। आप झूठी मार्केटिंग कर रहे हैं। देखिए, मतलब मैं कहूंगा कांग्रेस पार्टी के बचकाने तर्कों की इंतहा है। ये बताइए, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी हो गया, गवर्नर LG हो गया, धारा 370 हटी नहीं है। गजब का तर्क है भाई। मतलब अब
अपनी बात को सिद्ध करने के लिए आपने ऑर्डिनेंस कांग्रेस पढ़ा है जिस वो? सीमा तक जारी, उसका भी मैं उत्तर देता हूं। अगर ये आपने कह रहे हैं, ऑर्डिनेंस ठीक पढ़ा है वो? जिस समय, हाँ मैं उसी पे आपको जवाब दे रहा हूं मान्यवर। नहीं, आपने ऑर्डिनेंस मान्यवर पढ़ा है उसी का वो? जवाब दे रहा हूं, आने दीजिए। उस समय जब धारा 370 अस्तित्व में है, हाँ मैं बोल रहा हूं भाई, जवाब तो जब देने झूठे लोग दीजिए। हैं। आप कह रहे हैं उसमें लिखा है बाय द पावर्स वेस्टेड इन आर्टिकल 370। मान्यवर अगर उससे कहें तो भारत की आजादी हुई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से। भाई एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो आप कहेंगे भारत तो आजाद हुआ नहीं, क्योंकि भारत तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट से आजाद हुआ है। ये बचकाने तर्क है। मुझे लगता है मतलब यही कहेंगे ना, क्लेमेंट एटली क्या था, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 आ गए, वो तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक्ट था, तो हमारी आजादी तो ब्रिटिश संघ। नहीं साहब, उस पावर को यूज किया गया, उस पावर के साथ ही वह चीज समाप्त हो जाती है। इसलिए मैंने कहा, चूंकि उस समय 370 की बात क्यों कही गई, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग थी, और जब विधानसभा भंग होती है तो आर्टिकल 370 के तहत जब तक वो था तब तक वो सारी पावर जो विधानसभा की थी वो संसद में वेस्टेड थी। इसलिए जम्मू कश्मीर का बजट भी हम ही ने पारित किया था। उससे पहले सीमावर्ती अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब्स का रिजर्वेशन का भी विधेयक पारित हुआ था। क्योंकि 370 विधानसभा के पास थी, तो उसको विधानसभा की शक्ति के द्वारा भी उसको एक्सेप्ट करवा दिया गया, तभी तो हटी। इसलिए मैं कह रहा हूं, ऐसे तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का था। अब मैं दूसरी बात हूं, इन्होंने कहा कपटी राष्ट्रवाद मान्यवर क्या होता है, तो मैं एक ऐसा फैक्ट बताना चाहता हूं जिसपे ना हमारी बात कोई माने ना इनकी। बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 की भारत यात्रा के आधार पर तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के बातचीत के आधार पर लिखा है कि 26/11/2008 मुंबई के हमले के बाद भारत की सेना एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, मगर मनमोहन सिंह की कांग्रेस की सरकार ने इसलिए उसे अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ न हो जाए। यह है लाभ हानि के तराजू पे तौलकर कितने सैकड़ों लोग मारे गए थे, कितने सैकड़ों लोग मारे गए थे, दर्जनों हमारे सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, कोई ध्यान नहीं आया। आलोक जी तौल रहे थे कि आलोक जी, और सुधांशु जी कह रहे हैं कि जब बदला लेने का वक्त था तो आपने फैसला नहीं किया, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उस बात को तौला और आपने 2008 के हमले का बदला नहीं लिया। देखिए, मुझे लगता है कि बदला किस तरह से लिया जाता, केवल युद्ध से नहीं लिया जाता, बदला कूटनीति से भी लिया जाता। उस समय पर पाकिस्तान को अलग थलग अगर किया तो हमारी सरकार ने किया, लेकिन मोदी जी वहाँ पर हमारे यहाँ पर 26/11 हो रहा था और मोदी जी वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे देश को प्रवचन दे रहे थे। इनकी एक प्रवक्ता चूड़ियाँ लेकर बैठ गए थे स्टूडियो के अंदर कि आप मनमोहन सिंह साहब, मेरा तो मन हो रहा है कि मैं ये भेज दूँ आपके लिए। हमने कभी आतंकवाद के ऊपर राजनीति नहीं की, हमने आतंकवाद के ऊपर शहादत दी है। हमारे आतंकवादियों के हमले में प्रधानमंत्री 2 खोए हैं। हमने पंजाब के मुख्यमंत्री सुधांशु जी से जवाब ले लेते, समय खत्म हो रहा है। सर कह रहे हैं कि हमने कभी आतंकवाद पर राजनीति नहीं की। छत्तीसगढ़ में हमने सैकड़ों समय इतना ही था। आलोक जी, सुधांशु जी का एक रिएक्शन ले लेते। देखिए, मैं आलोक जी की इस बात का समर्थन करता हूं कि बदला केवल युद्ध नहीं, कूटनीति से भी लिया जाता है। याद करिए, G20 समाप्त हुआ, उसके बाद सऊदी अरब के प्रिंस भारत में रुके व्यापार के लिए और पाकिस्तान गिड़गिड़ाता रहा, नहीं गए। यूनाइटेड अरब अमीरात जो उसका सबसे खास माना जाता था, उसने वो भारत में प्रधानमंत्री जी को ऑर्डर ऑफ जायद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, और मोहम्मद बिन सलमान प्रिंस क्राउन प्रिंस गए नहीं। तो हमने पाकिस्तान की हालत जानते क्या कर दी? एक लाइन में कह दूं कि पाकिस्तान आज अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे लिए इतना ही वक्त था।